नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में। शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की एक बड़ी जानकारी के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन जाकर मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है और इस दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही नर्सिंग शिक्षा में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में विशेष चर्चा हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में नवसृजित यूनिवर्सिटी में शिक्षण और अन्य गतिविधियों को सुचारू करने के साथ ही वहां पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और नर्सिंग शिक्षा के रिक्त पद भरे जाने की बात भी रखी गई है। तो बड़ी जानकारी है, मिश्र और सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। राजभवन में ये मुलाकात हुई है। कई मायनों में इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दोनों के बीच में ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। सीएम से उच्च और नर्सिंग शिक्षा को लेकर चर्चा हुई है। जो पद खाली हुए हैं उन्हें भरने की बात भी रखी गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। राज्यपाल मिश्र से सीएम अशोक गहलोत ने ये खास मुलाकात की है। राजभवन जाकर कलराज मिश्र से उनकी ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, सीएम ने उच्च और नर्सिंग शिक्षा को लेकर बातचीत की है और जो पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें भरने की बात भी की गई है। चर्चा की गई है, चिंतन मंथन किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र से सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन जाकर ये मुलाकात की है। तो यहाँ आपको बताएं कि इस मुलाकात में कई मुद्दे और कई चर्चा की गई। करौली हिंसा के बाद से राजस्थान में सियासी हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। सरकार जहां जांच का भरोसा दिला रही है तो वहीं बीजेपी सरकार के काम पर ही सवाल उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का यह कहना है कि राजस्थान में पीएफआई हथियारों के साथ रैली निकाली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि राज्य में तालिबान का शासन है। तो वहीं राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। वहीं रीट पेपर लीक के मामले पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग पर जोर दिया। बेरोजगारी राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी। उस पर भी हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पर पीछे हटी। झूठी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेज की रेट्स होती हैं, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है, लोकल बॉडीज की अलग है, पुलिस की अलग है। इसको एसीबी के अधिकारी एडमिट करते हैं कि जी हाँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा राज्य पर महिलाओं के मामलों में एक साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी असमत ले ली। इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा। वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। हाँ, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहां जो नारे लगे, जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तो पूनिया ने ये तमाम बयान दिए हैं और कहा है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और सीएम ने राजस्थान की शांति को खत्म किया है। तो पूनिया ने तमाम बातें कही हैं। साथ ही भी कहा है कि पीएफआई हथियारों के साथ रैली निकाल रही है। राजस्थान में तालिबान का शासन दिख रहा है।
और साथ ही उन्होंने रीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो एक के बाद एक कई बातें पूनिया ने कही है और सीएम को लेकर भी उन्होंने बात कही कि राजस्थान की शांति सीएम ने खत्म की है। तो कई तंज कसे हैं, कुछ बातें कही हैं, कुछ आरोप लगाए हैं। पूनिया के ये कई बयान हैं अलग अलग मामलों में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला है जो कि अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। करौली में हुई हिंसा पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में तालिबान का शासन है। हिंसा और कानून व्यवस्था के लिए सीएम अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, आपने कहा राजस्थान में तालिबान की सरकार काम कर रही है। ये राजस्थान की सरकार के कामकाज से पता लगता है, क्योंकि वो पूरे तरीके से तुष्टीकरण कर रही है। जो सरकार पीएफआई को पोषित करती हो, जो सिमी का बदला हुआ रूप है, और जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा और जिस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार उनके शासन में हो रहे हैं, तो लगता ही है ये तालिबान जैसा। सर, की जो करौली की जो घटना हुई है, इसके लिए आखिर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि आपका ये कहना है कि पुलिस तो ये बात पहले से जानती थी, सरकार पहले से जानती थी। करौली की हिंसा और करौली के अलावा देश के हिस्सों में, प्रदेश के हिस्सों में जितनी, हमारे राजस्थान के प्रदेश के हिस्से में जितनी घटनाएं हुई हैं, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की सरकार दोषी है। क्योंकि या तो उनके संज्ञान में नहीं होता, और संज्ञान में होता है तो वो इंतजाम नहीं करती, लोगों को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ देती है। तो स्वाभाविक रूप से इसके दोषी अशोक गहलोत ही होंगे। क्या आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं इस घटना पर? उनको नैतिक अधिकार पर, क्योंकि वो केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, वो गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी होती है, और उनको निश्चित रूप से पद छोड़ देना चाहिए। ये थे सतीश पूनिया, जिनका कहना कि अशोक गहलोत को खुद को पद छोड़ देना चाहिए नैतिक आधार पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अधीन है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो वहीं करौली हिंसा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अशोक गहलोत की सरकार पर तीखा प्रहार किया है। राठौर ने आरोप लगाया है कि करौली घटना की पूरी जानकारी पुलिस को पहले ही थी। इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह हमारे साथ में मौजूद है। राज्यवर्धन साहब, करौली की घटना पर आपने कहा कि पुलिस को ये बात पहले से मालूम था, सरकार पहले से जानती थी, पहले से तैयारी थी इस घटना की। पूरी तरह से तैयारी थी, और उस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को थी। टन भर पत्थर छतों पे इकट्ठे करके रखे गए। क्या पुलिस को इतनी भी जानकारी नहीं होगी? और पुलिस की एफआईआर जो आपके सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाई, उस एफआईआर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था और उसके ऊपर पथराव हुआ। आपने वीडियो क्लिप भी देखा जहां लाठी, सरिये लेकर, तलवारें लेकर एक संप्रदाय के लोग भाग रहे थे और उस रथ को पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। ये घटना पहली बार भी नहीं हुई है, पिछले साल 12 में भी हुई थी। और अब आप फर्क देखिए किस तरह से रामनवमी और रमजान, फर्क देखिए, जहां जहां हिंदू यात्रा निकल रही है, धर्म यात्रा निकल रही है, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बीकानेर हो, वहां धारा 144 लगाई जा रही है। हिंदू को सांप्रदायिक माना जा रहा है राजस्थान के अंदर, और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर सरकार का आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर हर हालत में बिजली की कटौती नहीं होगी। आप दोनों संप्रदाय को, दोनों धर्म को साथ में लेके क्यों नहीं चल सकते? तुष्टीकरण का इससे क्लियर सबूत और क्या हो सकता है? राजस्थान सरकार के पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर नीचे जनता के पास जा सके, और इसी कारण से अब वो ये जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो घटनाएं हैं, हिंसा है, इसको वो नहीं रोक सकते, तो फिर हट जाए अपनी जिम्मेदारी से। सर, नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, आरोप लगाया राहुल गांधी ने। उनका यह भी कहना कि अगले 2 से 3 साल में भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी, जैसे प्रदर्शन श्रीलंका में हो रहे हैं वैसे भारत में होंगे। जहां जहां कांग्रेस पार्टी थी वहां कांग्रेस का सफाया इसी कारण से हुआ कि कांग्रेस का ना तो लीडरशिप में, ना जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इनका कोई विजन नहीं है। डेवलपमेंट का, जनसेवा का कोई इनका विजन ही नहीं है, और इसी कारण से ये लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं।
और 2 या 3 साल क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये तो राजस्थान में अभी हो रहा है और उन्हीं की सरकार के नीचे हो रहा है। राजस्थान के अंदर हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये नेशनल ब्यूरो का आंकड़ा है। हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 है इन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं और किस जगह की बात कर रहे हैं? आखिरी सवाल सर, हिंदी को लेकर के जिस तरीके से मोदी सरकार ने कामकाज में बढ़ावा दिया है, उसको लेकर विपक्षी दल नाराज है। उनका कहना है कि बाकी भाषाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, अंग्रेजी को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी है, महत्व दी है। वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू एवरी सिंगल रीजनल लैंग्वेज एंड व्हाट ग्रेटर एविडेंस कैन बी देयर देन द फैक्ट दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी itself says that education must be in regional languages। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार लेकर आई है उसी में ये कहा गया है कि एजुकेशन क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका कहना है कि अगले 2 से 3 साल में भारत श्रीलंका नहीं बनेगा। राजस्थान में तो वो स्थिति अभी पहले से बनी हुई है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा। राजस्थान की ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। महेश जोशी ने पीएम मोदी के 2 साल पूरे होने का एक वीडियो जारी करके महेश जोशी ने कहा है कि पीएम मोदी ने खुद ईआरसीपी प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन अब ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लटकाया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना घोषित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में जयपुर में और 5 अक्टूबर 2018 को अजमेर में ईआरसीपी के बारे में जो कुछ कहा वो ऑनलाइन मौजूद है। उनके वीडियो, वो क्लिपिंग्स मौजूद हैं। मैं भी वो क्लिपिंग्स सब जगह भेज रहा हूँ, जहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने ईआरसीपी के लिए कहा था कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि तो सिंचित होगी और 13 जिलों के लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। हम संवेदनशीलता के साथ में सहानुभूति पूर्वक रुख रखते हुए इस पर फैसला करेंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। इसके बाद कोई बात रह जाती है? प्रधानमंत्री जी का इशारा करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके बावजूद केंद्र के उनके अपने मंत्री ये कहें कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या कहा। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं, उन वीडियो से उनका असत्य और उनका अल्पज्ञान गजेंद्र सिंह जी का जाहिर हो रहा है। इस्तीफे, राजनीति छोड़ने के बारे में तो अपने विवेक से फैसला करें, लेकिन राजस्थान की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि अपने इस असत्य वाचन के लिए, अपने इस अल्पज्ञान के लिए उनको राजस्थान की जनता से माफ। करौली हिंसा मामले को लेकर डीजीपी एमएल लाठर ने आज पुलिस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डीजीपी लाठर ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस की नजर है और इस मामले में 23 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 44 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। डीजीपी ने बताया कि घटना के संबंध में थाना कोतवाली ने 105 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुना देते हैं। जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है और इसमें सभी, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के सभी लोगों के, चाहे उसमें किसी भी जाति और धर्म के लोग थे, उन सब की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और चोट इत्यादि भी आई है। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अभी तक 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 105 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अमर कमल न्यूरो साइंसेज फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम ब्रेन स्ट्रोक के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए आम जन को लकवे के लक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत
सभी तरह की जांच और उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। सरकार का पूरा ध्यान आमजन की सेहत पर है। सरकार की मंशा है कि आमजन बीमार ही न पड़े। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। अविनाश पांडे ने कहा कि आज पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं पांडे ने कहा कि 18% की वृद्धि के साथ टोल टैक्स बढ़ाया जाए। कोरोना काल में भी दवाओं पर टैक्स बढ़ाया गया। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जनता को केवल महंगाई का तोहफा दिया है। केंद्र की इस नीति की वजह से ही आम आदमी कर्ज में डूबता जा रहा है। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का एक सामान्य नागरिक महंगाई की इस मार से, इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है, लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर छू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को उन्हें भेंट किया है। पीएनजी के माध्यम से जो भाव वृद्धि पिछले दिनों में 6 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई है, उसके माध्यम से 961.20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उन सामान्य जो स्वयं रोजगार के व्यवसाय में हैं उनके ऊपर में डाला गया है। टोल टैक्स चारों तरफ अगर आप देखें, अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं, गाड़ी से अपने गाड़ी से जा रहे हैं, तो टोल टैक्स जो कि सामान्य रूप से देश की जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज बिना किसी इसके 18% की वृद्धि के साथ 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र टोल टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त वसूलियों पे टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया है। और इन सामान्य लोग जीवन में, लोगों दैनंदिन जीवन में लगने वाली दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां, इस प्रकार की करीबन 800 ऐसी दवाइयां हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, लगती रहती हैं। उस पर अगर हम देखें तो इस 10.76% के दाम से गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यह सरकार, केंद्र सरकार डालने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा में होने वाले विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सभी चीजों से ध्यान हटाकर भावनात्मक मुद्दों पर ही सिर्फ लोगों का मत हासिल कर और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, इन प्रदेशों की जनता ने, देश की जनता ने विश्वासपूर्ण तरीके से आपको चुनकर दिया, तो बदले में उपहार में मात्र ये कमर तोड़ महंगाई जो कि आसमान को छू रही है और रोज रोज इसमें बढ़ोतरी हो। जयपुर के राजमहल पैलेस में 4 दिवसीय रियल एस्टेट एक्सपो का आगाज हुआ। क्रेडाई की ओर से प्रस्तुत इस एक्सपो में रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। क्रेडाई के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र मदान ने बताया कि आज एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर और रेरा के चेयरमैन एनसी गोयल उपस्थित रहे। एक्सपो में 4 लाख से लेकर 6 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज ऑफर उपलब्ध है। इसमें प्रीमियम रेजिडेंशियल, अफोर्डेबल हाउसिंग, विला, टाउनशिप, कमर्शियल शॉप समेत अलग अलग प्रॉपर्टीज शामिल है। तो उद्योग मंत्री शकुंतला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजमहल पैलेस में इसका आगाज हुआ।
4 लाख से 6 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज का ऑफर इसमें उपलब्ध था। तो राजमहल पैलेस में इसका आगाज हो चुका है। 4 दिन का ये कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन हुआ है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी इस कार्यक्रम में पहुंची। ये 2 साल के बाद ये एक्सपो लगा है। अभी मटेरियल के जो प्राइजेज हैं वो 40 से 45% बढ़ गए हैं, लेकिन सभी डेवलपर्स ने ये निर्णय लिया है कि ये एक्सपो का जो ये 4 दिन हैं, इस 4 दिन में हम पुराने रेट पर ही अपनी प्रॉपर्टी प्लॉट की बुकिंग करेंगे। हम अपने प्राइजेज इस एक्सपो के दौरान नहीं बढ़ाएंगे। ये लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एक्सपो में अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपनी मनपसंद प्रॉपर्टी को बुक कराएं। की ओर से बहुत बधाई क्रेडाई के सभी पदाधिकारियों को। आज का जो आयोजन है बहुत शानदार है और ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की जनता को कम से कम पैसे में और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी क्वालिटी का, जो आज कोरोना के बाद में एक नई सोच बनी है कि कोरोना में ज़्यादा लोग एक घर में नहीं रह सकते थे, जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का एक नया कंसेप्ट आया, मास्क का नया कंसेप्ट आया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था कोरोना ने। तो उस बदली हुई परिस्थितियाँ जो बनी हैं उसके मुताबिक ये फ्लैट्स हाउस बनाएंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि आम आदमी की रीच में आ जाएं, वो भी प्रयास करें। सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकतर तो जैसे होटल का व्यवसाय था तो उसको भी अभी उद्योग का दे दिया गया है। सभी को जैसे जैसे मांग आती जाती है, इनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री की सोच ही ऐसी है कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कैसे मैं पूरी इच्छा कर सकूं ऐसा प्रयास रहता है। तो इनकी भी ये जो मांग है इसको आगे रख करके बात करेंगे, अगर संभव होगा तो करने का प्रयास रहेगा। जयपुर के जोहरी बाजार में स्थित जामा मस्जिद में दोपहर 1:35 पर रमजान के पहले जुमे की सामूहिक नमाज अता की गई। नमाज जामा मस्जिद में मुफ्ती अमजद की तरफ से अता की गई। नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में ज़ायरीन जामा मस्जिद पर पहुंचे, जिनके लिए अलग से व्यवस्था भी की गई। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर रही। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।